Now we want to discuss the limit of resolution of eye. देखिए, very simple. For any lens, limit of resolution is given by this equation, and its inverse is resolving power. Now, if you want to do it for our eye, light enters in our eye through the lens pupil. Its diameter is roughly 2.5 millimeter, and our light which enters in our eye gives senses at the retina. With different color, our eye is sensitive differently, but it is most sensitive with yellow color, 5550 angstrom. That is the best for our eye. Normally they gives us problem for that particular wavelength. Definitely our limit of resolution will depend upon the wavelength, and smaller the wavelength, better will be our resolving power. Less will be our limit of resolution, more will be our resolving power. So smaller wavelength is good for the optical instrument. Now, here, if you think of the limit of resolution of eye, it is given pupil diameter 2.5 millimeter eye. Lambda I am taking 5000. Limit of resolution is 1.22 lambda by A. 1.22 lambda by A. And this actually is limit, angular limit. Angular separation must be more than this value. Then only we will able to see them or things resolved. Now, when we solve it, this angle will be in radians. It will be in radians. Now, we can get this value in degree and minute also. As you know, pi radian is 180 degree, or if I multiply it by 60, it will be this much minutes. So 1 radian will be 180 into 60 by pi minutes. This value. रेडियन, इतने रेडियन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी लिमिट आ गई है मिनट में. लगभग 1 मिनट के आसपास हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है. अब हम जो है इससे कम अगर एंगुलर सेपरेशन हुआ तो फिर हम उन दो ऑब्जेक्ट को रिजोल्व तो नहीं देख पाएंगे. दो पिलर है, वो हमारी आई पर अगर इस एंगल से कम एंगल बना रहे होंगे तो दो पिलर तो हमें अलग नहीं दिखेंगे. तो फिर क्या करें, कैसे इस लिमिट को कम करें, क्योंकि हम तो बहुत और पास या और कम एंगुलर सेपरेशन पर ऑब्जेक्ट्स हों उनको भी रिजॉल्व देखना चाहते हैं, तो इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम से कम करना पड़ेगा. हाउ वी कैन डू दैट? वन थिंग इज बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ. अब वेवलेंथ तो कैसे डिक्रीज करें? किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो तो आ रही है, उसकी वेवलेंथ तो फिक्स हो गई, पर हम एक काम तो कर सकते हैं ना. जैसे किसी स्टार से लाइट आ रही है, मून से लाइट, कहीं से भी लाइट आ रही है, लाइट का वेवलेंथ तो फिक्स हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो पर एक काम तो हम कर सकते हैं ना, हम हमारे लेंस का अपर्चर तो बड़ा कर सकते हैं ना. पर आई के मामले में तो हम अपर्चर भी बड़ा कैसे करें? तो फिर हमने उसका वे आउट निकाला. हमने टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर बड़ा करके जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिजॉल्व इमेज बना देते हैं. आई का लेंस तो नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसकी साइज कम है, लेकिन वो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज को बड़ा करके, ए को बड़ा करके, इस ए की वैल्यू को बड़ा करके इस लिमिट को हम कम कर सकते हैं, और वो हम करते हैं. और इसलिए बाय इंक्रीजिंग द अपर्चर वी कैन डिक्रीज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड हेंस इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप में हम इसीलिए कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू टेक द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप लार्ज इन साइज, हैविंग लार्ज अपर्चर. देखो टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन अलग चीज है, वहां होता है वो FO by FE.
अब मैग्निफिकेशन में FO बाई FE होता है, तो FO ज्यादा रखेंगे और FE कम रखेंगे तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, वो अलग चीज है। यहां मैं रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास दो बातें हुई कि एक तो मैग्निफिकेशन अच्छा लेना हो तो FO ज्यादा लो, और रिजॉल्विंग पावर ज्यादा जो है आपको रखनी हो, पावर ज्यादा रखनी हो, लिमिट कम रखनी हो, तो लेंस की साइज भी बड़ी लो। तो कोई आपसे कह यार हमारा जो टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा लेना चाहिए, तो बड़ी फोकल लेंथ का भी लेना चाहिए, FO भी ज्यादा रखना चाहिए ताकि मैग्निफिकेशन ज्यादा हमें मिले, और साइज भी बड़ा लेना चाहिए। और साइज बड़ा होने का एक एडवांटेज भी आता है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमारी जो इमेज बनती है इंटेंस इमेज बन जाती है, रिजॉल्व इमेज बन जाती है, एक बेनिफिट भी रहता है। कुछ इसकी दिक्कतें भी रहती है। आप जानते हैं कि बड़े साइज का लेंस लेते हैं तो उससे स्फेरिकल एबरेशन बढ़ जाता है, तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए फिर उसके सेंट्रल पोर्शन को थोड़ा सा ब्लैकेंड कर देते हैं, स्टॉपर्स वगैरह यूज करते हैं, वो एक अलग बात है, वो आपने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस की होगी। बट पॉइंट ये है कि बड़ा साइज यहां हमारे को रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने में या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम रखने में हमारी मदद करता है। आई में तो हमारी ये वैल्यू इस तरह से फिक्स रहती है। तो टेलीस्कोप में भी हम इस तरह की चीजों को मैनेज कर लेते हैं। ऐसे ही बात आती है हमारे पास में माइक्रोस्कोप में। देखिए टेलीस्कोप में तो हमारे वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टेंट होते हैं, तो उनसे आने वाली वेवलेंथ को हम कंट्रोल में नहीं कर पाते। लेकिन हम माइक्रोस्कोप में तो लैंप हमें यूज करना है, लाइट हमें यूज करनी है, वेव हमें यूज करनी है देखने के लिए, ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे पास रहते हैं, तो वहां हम लैम्डा पर कंट्रोल कर सकते हैं, और लैम्डा कंट्रोल करके भी हमारी रिजॉल्विंग पावर को हम बढ़ा सकते हैं। उसको मैं आपको माइक्रोस्कोप में समझाता हूं। लेकिन एक बात है, टेलीस्कोप की जब हम लिमिट की बात करते हैं या तो वहां हम एंगुलर बात करते हैं, कहते हैं भाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना एंगल है, एंगुलर सेपरेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा जो माइक्रोस्कोप है उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.01 माइक्रोमीटर है। जैसे मैंने कहा मेरा माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.01 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है उन दो लाइनों को अलग अलग देख पाएगा जिनमें सेपरेशन 0.01 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, उनको तो ये अलग अलग देख पाएगा। लेकिन सेपरेशन अगर 0.01 माइक्रोमीटर से कम हुआ तो ये माइक्रोस्कोप उनको रिजॉल्व करके मुझे नहीं दिखा पाएगा। तो वहां पर हम जो लिमिट बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप में वो डिस्टेंस टर्म में बोल रहे हैं, जबकि हम आई के लिए जो हमने बोला, जो टेलीस्कोप के लिए हमने बोला, तो वहां वो एंगुलर है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो हम बात करते हैं एंगुलर टर्म्स में भी बात करते हैं और डिस्टेंस टर्म्स में भी बात करते हैं। माइक्रोस्कोप में नॉर्मली डिस्टेंस टर्म में बात करते हैं, टेलीस्कोप में हम इसको एंगुलर टर्म्स में बात करते हैं। तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। और जहां तक माइक्रोस्कोप की बात है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और माइक्रोस्कोप में जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारा ये लेंस है, माइक्रोस्कोप का लेंस है, और ये हमने ऑब्जेक्ट नेचुरल लेंस के पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेंस के पास रहता है, ये डिस्टेंस यू पे रखा गया है। ये जो लेंस है हमारा, इसका अपर्चर मैंने ए मान लिया, और ये हाफ एंगल है अल्फा। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही फॉर्मूले में आता है। अब ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट हमारा, यहां पर इसकी मान लो ये इमेज मैंने बना दी, ये इमेज बन गई। आप कहेंगे सर तो आपने डिस्क बनाई, हाँ भाई डिफ्रेक्शन होगा तो डिस्क ही बनेगी। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहां अपन ऐसा करते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूसरे कलर से बना लेता हूं। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो यहां से h डिस्टेंस पर है, और इस तरह से यह है कि इसकी डिस्क यहां बन रही है, इसकी डिस्क यहां बन रही है। तो आप जानते हैं ये रेले का क्राइटेरिया आ गया, जस्ट रिजोल्व का केस आ गया, ये जस्ट रिजोल्व का केस है। ये एंगल कितना है, इसका मिनिमा कितने एंगल पे होता है, तो ये एंगल आप समझ सकते हैं 1.22 लैम्डा बाई ए, ये एंगल है, और ये एंगल इसके बराबर ही होगा। और ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का लीनियर सेपरेशन है h। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं इस h को कम करूंगा, तो यार फिर अगर मैं h को कम करूंगा तो ये एंगल भी कम होगा, तो फिर ये डिस्क का सेंटर इस डिस्क के अंदर आने लगेगा, और अगर इस डिस्क का सेंटर इस डिस्क के अंदर आने लगा तो फिर तो दोनों डिस्क हमें रिजॉल्व दिखाई नहीं देंगी, या इन अदर वर्ड्स ये दो ऑब्जेक्ट हमें रिजॉल्व दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो h है हमारा, ये एक तरह से इस माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुई। अब इस h को
मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं किस तरह से अल्फा वगैरह पे डिपेंड करता है। वो अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास में एक तो ये आ गया कि ये हमारा जो h/u है, ये h/u है, ये हमारे पास में हो गया है 1.22 लैम्डा बाई ए। तो h हमारे पास आ गया है 1.22 लैम्डा और यहां आ गया u बाई ए। अब यहां से देखिए ये u है, सॉरी ये u है और ये a/2 है। तो यहां से हम बात करें तो ऐसे में u ये a/2 और ये u, तो a/2u ये हमारे पास आ गया ये एंगल tan अल्फा, और tan अल्फा स्मॉल होता है तो sin अल्फा लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास u बाई ए की वैल्यू आ रही है, u बाई ए का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1/2 sin अल्फा, तो हमारा h आंसर आ जाएगा, h वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1.22 लैम्डा बाई 2 sin अल्फा या 0.61 लैम्डा बाई sin अल्फा, ये h आ जाएगा। अगर मैं यहां मीडियम डाल देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमारा जो ये h है, हमारा ये जो h है यहां पर, ये सॉरी ये जो लैम्डा है, मीडियम की प्रेजेंस में लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो h की वैल्यू अब हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 0.61 लैम्डा बाई म्यू साइन अल्फा। आप समझ सकते हैं अल्फा कौन सा एंगल है, डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है म्यू साइन अल्फा, दिस टर्म इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर द माइक्रोस्कोप। तो इस लार्ज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर will give me small value of limit of resolution and more value of resolving power. तो जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, there we say we should take large aperture, but here in microscope we say we should take large numerical aperture, and we can increase this numerical aperture by taking this mu, by taking some medium. ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप जो होते हैं, अपने ऑयल की प्रेजेंस में जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, आपने डॉक्टर्स को देखा होगा जब स्लाइड देखते हैं तो कुछ लिक्विड वो स्लाइड के ऊपर डाल करके फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो लिक्विड के प्रेजेंस में हुआ क्या, म्यू आने से न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ के लिमिट कम हो गई और रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो गई। और वैसे समझें तो ऑयल या वो लिक्विड के प्रेजेंस में लैम्डा कम हो गया, लैम्डा कम हो गया तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट कम हो गया। आप कैसे भी इस बात को समझ सकते हैं, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम और रिजॉल्विंग पावर बेटर हमें देख करके मिल पाता है। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। और इसमें हम देखिए हमारे पास में ये वो लेंस हो गया, ये इसका अपर्चर है, ये यू, यहां से यहां की डिस्टेंस a/2 है, ये वैल्यू हमने यहां साफ लिखा हुआ है, क्लियर। और ये h/u ये हमारी लिमिट है, क्योंकि इससे कम एंगल अगर आप करेंगे, ये एंगल को इससे कम करेंगे तो डिस्क के अंदर चली जाएगी। यहां u/a की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके, और मीडियम की जो प्रेजेंस में ये वैल्यू हमारी आ जाती है, और यही माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है। ये टर्म इसकी न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाती है। म्यू साइन अल्फा इज न्यूमेरिकल अपर्चर। और ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप में जो है वो बेटर जो है हमारे पास में, वो उसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ जाने की वजह से वो बेटर होते हैं, और उसमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो जाती है और रिजॉल्विंग पावर हमारी बढ़ जाती है। तो ये चीज यहां से हम समझ सकते हैं। तो बाई टेकिंग स्मॉल वेवलेंथ, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ा दें मीडियम वगैरह लेकर के, या फिर हम लैम्डा को क्या करें, स्मॉल ले लें, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करो ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने नाम सुना है, बहुत बढ़िया रिजॉल्विंग पावर देता है भाई। क्यों?
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बहुत कम है भाई, क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन बीम को हम वेव की तरह यूज करते हैं, इसका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होता है, तो स्मॉलर दी वेवलेंथ बेटर विल बी माय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटर विल बी इट्स रिजॉल्विंग पावर। तो लैम्डा कम से कम रखेंगे तो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें मिलेगा, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो ये अब इसको हम कुछ न्यूमेरिकल से और क्लियर कर लें। रिजॉल्विंग लिमिट और पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसको अपन और यूज करते रहेंगे। यहां पर हमने लाइट ली है ऑफ वेवलेंथ 560 नैनोमीटर, पिन होल लिया है और डायमीटर उसका रखा है 0.2। ये पिन होल है और डायमीटर इसका लिया है 0.2 और स्क्रीन यहां डाला है एट डिस्टेंस 2 मीटर। लाइट अगर स्ट्रेट चलती तो यहां पर भी लाइट का सर्कुलर स्पॉट हमें मिलना था ऑफ डायमीटर 0.2 मिलीमीटर, बट आप जानते हैं डिफ्रैक्शन होगा, एरी डिस्क बनेगी और यहां इंटेंसिटी वेरिएशन इस तरह से रहेगा। तो हम इस एरी डिस्क जो यहां बनेगी उसकी रेडियस हम देखना चाहते हैं, यह हमारा पॉइंट है और हमारी बात हुई है रेडियस इज आर इज 1.22 लैम्डा बाई ए क्या है? ये अपर्चर, यहां पर 1.22 560 नैनोमीटर अपॉन 0.2 मिलीमीटर। ये वैल्यू हम सॉल्व करके 1.22, ये तो एंगल था और ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना रहेगा यहां एफ से, और कितनी डिस्टेंस है ये? 2 मीटर। 1.22 लैम्डा एफ बाई ए, ये रेडियस होता है। एंगुलर पोजीशन 1.22 लैम्डा बाई ए, एफ से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ गई। बस सवाल हो गया। हम इसको देखिए, ये 1.22 लैम्डा एफ बाई ए, 1.22 ये लैम्डा, ये एफ बाई ए, सोल्व किया तो आ गया 6.83। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डायमीटर 0.2 मिलीमीटर थी और यहां आया है 6 मिलीमीटर, बढ़ गया, फैल गया भाई, यही तो डिफ्रैक्शन है और क्या है। होल से निकला, बड़ा डिस्क बना। भाई बड़ा क्यों बना? अगर वो सीधा चलता तो उसी डायमीटर का वहां पे स्पॉट बनना चाहिए था। ये जो स्प्रेडिंग हुई है यही तो डिफ्रैक्शन है। और ये जो दो अगर दो जगह से लाइट आती, 2 डिस्क बनती और ओवरलैपिंग हो जाती तो हमें वो अलग कैसे दिखती? यही प्रॉब्लम है रिजॉल्विंग लिमिट की, पावर की। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई? देखिए, एंगुलर लिमिट हम जानते हैं 1.22 लैम्डा बाई ए। व्हाट इज लैम्डा? दे हैव गिवन अस 500, यानी 500 नैनोमीटर, तो ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। और ए कितना दिया है? 2 mm दिया है पेपुल डायमीटर, 2 mm, 2 मिलीमीटर। अब ये एंगल किस में आएगा? ये एंगल आएगा हमारा रेडियन में, और हम जानते हैं रेडियन को अगर मिनट में बदलें तो 1 रेडियन हमारे पास होता है, 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 इंटू 60 बाई पाई मिनट। तो मिनट में भी हम अपना आंसर ला सकते हैं। ये दोनों डाटा हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है हमने, सॉल्व कर ले तो ये हमारा सॉल्यूशन है। हमने 1.22 ये वेवलेंथ डाल दिया है, यहां ये डायमीटर ले लिया है, इतना रेडियन हमारे पास से आंसर आ गया, ये रेडियन में आ गया। और ये देखिए 180 इंटू 60 बाई पाई का मल्टीप्लाई करके आंसर को मिनट में ले लिया। और आप कैलकुलेशन से साफ लग रहा है कि हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, आई की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 1 मिनट है। रेडियन में अगर हम बात करें तो ये डाटा हमारे पास रेडियन में भी अवेलेबल है और मिनट में भी अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली इतनी हम कहते हैं कि हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इतना है। आगे बात करें,
रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इनवर्स होती है। तो कभी पावर की बात करें तो इनवर्स करके जवाब देना। व्हाट मस्ट बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। अब ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है, यहां से x डिस्टेंस पर मान लो ये दो पिलर रख दिए हमने, इनमें आपस में सेपरेशन y है, तो ये हमारा एंगल जो I पे बन रहा है वो y बाई x बन रहा है। ये जितना दूर होंगे x ज्यादा होगा, और x ज्यादा होगा तो ये जो एंगल है वो कम होगा, और एंगल अगर कम होते होते 1 मिनट से कम हो गया तो हम तो जानते हैं फिर आई उनको अलग कैसे देखेगी। तो अगर हमें पिलर अलग देखना है तो ये एंगल हमारा हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, ये डिस्टेंस दे दी है 11 किलोमीटर, ये डिस्टेंस, और कहा गया है कि ये इनमें पिलर्स में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए। तो अब देखिए हमें डिस्टिंक्टली विजिबल है, तो हमारी लिमिट क्या है, आई की लिमिट क्या है 1 मिनट। तो क्योंकि y बाई एक्स से जो डाटा आएगा वो तो रेडियन में आएगा, तो पहले अपनी 1 मिनट को हम किस में बदलें, रेडियन में बदलें। वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी, बस कन्वर्जन चाहिए। 1 मिनट होता है इतना रेडियन, हम जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इंटू 60 मिनट पाई रेडियन होता है, तो 1 मिनट होगा पाई अपॉन 180 इंटू 60, इतना रेडियन होगा। और ये एंगल y बाई एक्स, दूरी कितनी दे रखी है 11 किलोमीटर, तो y निकल जाएगा 3.1 मीटर। और इस तरह से हम सोच रहे हैं इन दोनों पिलर्स में अगर सेपरेशन 3.1 मीटर से ज्यादा होगा तो ये एंगुलर सेपरेशन मोर देन 1 मिनट होगा, और ये दो पिलर हमें अलग अलग दिख जाएंगे। लेकिन फिर हम ये सोचें कि यार पिलर के बीच का सेपरेशन अगर 3.1 मीटर से कम हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो वो दो पिलर हमें एक दिखेंगे, हम उनको रिजॉल्व नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फिर वो जो आई पे एंगल बनाएंगे दैट एंगल विल बी लेस देन 1 मिनट। इन सच केसेस आवर आई विल नॉट एबल टू सी देम रिजॉल्व, ये दिक्कत रहेगी। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस हमारे को इस डिस्टेंस से कम नहीं रखना है पिलर्स के बीच में। वही क्वेश्चन है, पीपल का डायमीटर दिया हुआ है। इस बार हम पास से चीजों को पढ़ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर पे हमने रखा है चीजों, और फिर पूछा है कि भाई हमारी जो है सेपरेशन बिटवीन द टू लाइंस, बात तो वही है, दो लाइंस हैं, और कहां से देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर से देख रहे हैं। दूर देखो पास देखो, बात तो एंगल की है ना यार, वो एंगल 1 मिनट से कम नहीं हो। अब ये डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर दे रखी, इसको मैं y कहूं तो y अपॉन 25 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, y ये एंगल आ गया, और ये एंगल हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम नहीं होना चाहिए। लिमिट कैसे निकाले, डायमीटर दे रखा है, हां डायमीटर दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, हां दे रखा है। क्या होती है लिमिट 1.22 लैम्डा बाई ए, बस 1.22 लैम्डा बाई ए, वाई की वैल्यू हमें निकालना है। लैम्डा दिया हुआ है, अपर्चर का साइज दिया हुआ है, दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर ला सकते हैं। ये आंसर है 1.22, ये लैम्डा का वैल्यू डाल दिया है, ये 25 सेंटीमीटर डाल दिया है, ये हमारे पास में ए अपर्चर आ गया है। कैलकुलेशन हमने जब किया तो 61 माइक्रोमीटर, यानी दो लाइनों के बीच का सेपरेशन अगर इससे कम होगा तो आई पे जो एंगल बनाएंगी वो एंगल हमारी आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम होने की वजह से फिर वो दो लाइन हमें रिजॉल्व या डिस्टिंक्ट नहीं दिख पाएंगी। तो सेपरेशन इस वैल्यू से ज्यादा होगा तो लाइन हमें सेपरेट दिख पाएंगी, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ऐसे ही हम अब बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की।
देखिए बात मैंने आपको समझाई थी कि आई के फॉर्मूला और टेलीस्कोप के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, सिर्फ इतना सा अंतर है, आई में हम पिपुल के डायमीटर की बात करते हैं, टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर की बात करते हैं। तो वही चीज यहां इन्होंने कही कि किस ऑर्डर का हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, तो भाई आंसर तो वही रहना है 1.22 लैम्डा बाई ए। लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम और ए कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर मिलेगा 1.22। लैम्डा क्या वैल्यू डाल दिया 5000 के हिसाब से, ये हमने अपर्चर डाल दिया 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का हमारे को जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिलेगा। और इस तरह से हम टेलीस्कोप में देख सकते हैं कि कैसे हमारी लिमिट कम हुई, और लिमिट कम होने का मतलब रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी बाय टेकिंग लार्ज साइज अपर्चर। देखो फिर ध्यान से सुनो बात को, मैग्निफिकेशन अलग चीज होती है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अलग चीज होती है, और रिजॉल्विंग पावर अलग चीज होती है। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इनवर्स होती है, और मैग्निफिकेशन अलग चीज है, वो तो एंगल से FO/FE वाला रिलेशन है उसका। यहां मैग्निफिकेशन को जोड़िए नहीं, ये रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। टेलीस्कोप वो अच्छा होता है जिसका मैग्निफिकेशन भी अच्छा हो और रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी हो, यानी लिमिट कम से कम हो, ऐसा टेलीस्कोप की हम बात करते हैं। और इसी पे देखिए, जैसे हम एक टेलीस्कोप से जो है मून को देख रहे हैं, और मून की और अर्थ की बीच की सेपरेशन हमें दे रखी है, और कहा गया है कि हम इस लाइट से ये काम कर रहे हैं, तो मून की सरफेस पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है उनको रिजोल्व देखना चाहते हैं तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए, ये बस उसी तरह की बात है। तो वही एंगल की बात आएगी। मान लीजिए हम मून पे टेलीस्कोप से देख रहे हैं, टेलीस्कोप ले लिया, दो मून के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, इनके बीच का सेपरेशन y ले लिया और हमसे उनके डिस्टेंस x ले ली, तो एंगल बन जाएगा y/x। और ये एंगल हमारा बड़ा होना चाहिए इस टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से, और टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है 1.22 लैम्डा बाई ए। ये लिमिट आ गई, बराबर का मतलब लिमिट आ गई भाई, इससे कम एंगल मत कर देना वरना फिर ये अलग नहीं दिखेंगे। बस आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू हमें डाल दी। तो यहां से आप देखिए y/x और 1.22 लैम्डा बाई ए। कौन सा लाइट है 5 × 10⁻⁷ मीटर। x कितना है, ये x मून की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस किलोमीटर की वजह से है तो 10⁵ पर किलोमीटर से वो 8 हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और अपने पास में ये a, और क्या दे रखा है, टेलीस्कोप का अपर्चर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर की वजह से -2 की वैल्यू आ गई। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया है 48.8 मीटर, यानी इतना तो यार उनके बीच सेपरेशन होना चाहिए, तब जाके टेलीस्कोप हमारा उन ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व यहां से देख पाएगा। इस तरह की हम बात करना चाहते हैं। कैलकुलेट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप की जब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर चाहिए, और वहां पे डिस्टेंस टर्म्स में हम बात करते हैं। हमने रिलेशन देखा है h = 0.61 लैम्डा बाई म्यू साइन अल्फा, और ये क्या था, ये था हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, बस वैल्यू डाल देते। कितना दिया है न्यूमेरिकल अपर्चर 0.12, वैल्यू डाल दी 0.61, ये लैम्डा डाल दिया जो हमारी वेवलेंथ उन्होंने दी है। तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि ये माइक्रोस्कोप की लिमिट 3 माइक्रोमीटर है, यानी अगर दो लाइंस में सेपरेशन 3 माइक्रोमीटर से कम रहा तो फिर ये माइक्रोस्कोप हमारा यूजफुल नहीं रहेगा, उनको रिजोल्व करके नहीं देख पाएगा। इससे ज्यादा अगर लाइंस के बीच में सेपरेशन रहा तो ये माइक्रोस्कोप उनको रिजोल्व करके हमें दिखा देगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। नाउ वी वांट टू डिस्कस वन मोर पॉइंट related to our Fresnel distance and validity of ray optics. Actually, when we discuss ray optics, there we take light energy as if traveling strictly in straight line. रेक्टिलियर प्रोपोगेशन पर बेस्ड है हमारी पूरी रे ऑप्टिक्स। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो बीम जो है वो स्प्रेड भी होगी,
स्प्रेडिंग की वजह से डिफ्रैक्शन इफेक्ट भी आएंगे, और अलग अलग पॉइंट से जो एनर्जी जा रही है वो स्प्रेडिंग की वजह से ओवरलैप भी करेंगी, और उससे बनने वाली इमेज इफेक्ट भी होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ इमेज पे असर पड़ता है। और इसलिए बहुत डिस्टेंस पे जाकर के हम एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं, रे ऑप्टिक्स से इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी क्लियरिटी कम होती जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन इफेक्ट। फिर भी हम ये सोचते हैं कि यार अप टू व्हाट डिस्टेंस वी शुड अप्लाई रे ऑप्टिक्स, अप टू व्हाट डिस्टेंस वी कैन कंसिडर एज इफ इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। बट फैक्ट इज कि एक बीम भी चलती है तो बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन इफेक्ट उसका स्प्रेडिंग होता ही होता है, और एज ए रिजल्ट जो बनने वाली इमेज है उसमें कहीं ब्लरनेस आती रहती है। तो वो हम देखना चाहते हैं कि अब तक किस डिस्टेंस तक हमें रे ऑप्टिक्स लगाने में दिक्कत नहीं है, कब तक हम इसको स्ट्रेट लाइन सा मान सकते हैं। तो यहाँ हम एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि हमारी जो बीम की जो विड्थ है जिस डिस्टेंस में जाके डबल हो जाती है उससे बियॉन्ड हमें रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। और आइडियली तो ये है कि ये वेव की तरह बिहेव नहीं करे और स्प्रेडिंग बिल्कुल भी ना हो, तो फिर तो आप करते जाएंगे ना, कितनी भी दूरी तक शार्प इमेज ही बनेगी ना। तो हम आइडियल कंडीशन भी देखना चाहते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन कंसीडर दिस लाइट एज इफ इट विल मूव परफेक्टली स्ट्रेट। तो वो भी थोड़ा सा यहाँ से एक हमारा को आइडिया डेवलप हो जाएगा। बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन फ्रेनेल डिस्टेंस और डिस्टेंस अप टू विच वी कैन अप्लाई रे optics. So that I am going to discuss now. Point is here, Fresnel distance or validity of it. It is a distance up to which ray optics can be used. Beyond this distance, spreading due to diffraction will be so large that we will not get clear image. It is a distance in which beam width becomes double due to diffraction. वो चल रही है एनर्जी और फैल जाती है, डबल हो जाए, तो डिफ्रैक्शन की वजह से। तो कैसे हम इसको टेकअप करें? जैसे ये हमारा अपर्चर, लाइट आ रही है, से अपर्चर साइज इज ए, साइज ए, तो यहां से ये बीम हमें ए विड्थ की मिलना चाहिए। और हम तो जानते हैं ड्यू टू डिफ्रैक्शन ये तो स्प्रेडिंग होगा, और ये अगर यहां इस डिस्टेंस को मैं z कहूं तो यहां पर तो जो स्प्रेडिंग हुआ है ड्यू टू स्प्रेडिंग इसका विड्थ इतना हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं, इसका विड्थ इतना हो जाएगा यहां। अब ये मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, जेड डिस्टेंस पर ले रहे हैं। कितना डिस्टेंस कहलाता है? फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस होता है लैम्डा, एफ की जगह जेड ले लेंगे बाई ए, लैम्डा जेड बाई ए, टोटल विड्थ 2 लैम्डा जेड बाई ए। और ये विड्थ अगर इसकी ओरिजिनल विड्थ की क्या हो जाए? डबल हो जाए, बस उसी डिस्टेंस को हमने फ्रेनेल डिस्टेंस कहा 2a हो जाए। तो यहां से हमारे पास आ गया z इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। एंड इफ दिस लैम्डा टेंड्स टू 0, z विल बी इंफिनिटी, दैट इज विल एबल टू अप्लाई रे ऑप्टिक्स अप टू लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंस if lambda is very very small. So हम एक्चुअल में कहते भी यही हैं कि कोई हमसे कई बार पूछता है कि why we say the light is traveling straight, जबकि हम तो जानते हैं कि it is a wave and it should diffract and it should deviate, but normally we find light is traveling in straight line, no spreading normally we find. The reason is it's a smaller wavelength. It appears as if traveling rectilinearly. तो उसका जो सीधा चलने का जो बिहेवियर है वो उसकी स्मॉल वेवलेंथ से लिंक किया जा सकता है, और स्मॉलर द वेवलेंथ मोर विल बी द रेक्टिलिनियरिटी। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं, और ये यहीं पर हम एक फ्रेनेल डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दी है। इस डिस्टेंस के बियॉन्ड स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन विल बी सो लार्ज दैट विल नॉट एबल टू, और वी विल नॉट गेट इन फैक्ट ए क्लियर इमेज। एक न्यूमेरिकल करके हम जिससे बात करते हैं कि जैसे इसमें पहले एक बार यहां आपको बता दूं, ये जैसे हमारा विड्थ है, ये एंगुलर पोजीशन आ गई है, ये पहला मिनिमा इधर, और ये डिस्टेंस 2a के बराबर, दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ को 2a के बराबर किया, तो z इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा हमें यहां मिल गया। और इस तरह से हम वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स अप टू व्हाट डिस्टेंस इट इज वैलिड, ये हम बात कर सकते हैं। देखिए इसमें अप टू व्हाट डिस्टेंस वी शुड अप्लाई रे ऑप्टिक्स, इफ बीम विड्थ इज 2 mm, तो क्लियर है कि ये बीम विड्थ की विड्थ यहां 2 mm है, तो जितनी डिस्टेंस में जाकर के ये 4 mm हो जाएगी,
वहां तक लगा दो यार, डबल हो जाएगी। और वो डिस्टेंस अभी तो निकाला था अपने, z इक्वल टू हाउ मच, z इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। a कितना दिया हुआ है, बीम विड्थ, ओरिजिनल विड्थ कितनी दे रखी है, 2 mm, 2 into 10⁻³ स्क्वायर इट, एंड लैम्डा इज हाउ मच, 500 नैनोमीटर, 5 into 10⁻⁷, एंड जस्ट कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहीं पे आप देखिए, यहां पे देख सकते हैं सेंट्रल विड्थ इक्वल टू 2a, और यहां से z इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा, it is my Fresnel distance, square of this quantity, and by lambda it is giving me 8 meter. That means in this case I should apply ray optics only up to 8 meter. ऐसा हम कहना चाहते। Beyond it, the spreading will be large and we will not able to get a clear image in the ray optics, because now I will not able to say it is moving perfectly in a straight line. Basic requirement for the ray optics is my light must travel in a straight line, its propagation must be rectilinear, but as it is a wave, it diffracts. That is the point. One more thing we can discuss, double slit diffraction. In double slit diffraction, what we get, why this point comes in our mind, let us discuss it. देखिए, अभी तक हमने जो किया, that was single slit diffraction. We have done our Young's double slit experiment also. There what we say, if we are having two slits, and here screen at distance say f, or you can call it d, and if separation between the slit is small d, separation between the slit is small d, then at the screen we get interference fringes, all of same intensity and width, we say, and fringe width beta is lambda d by small d कह दें, या lambda f by lambda, क्योंकि हमने f इज इक्वल टू d लिया हुआ है, तो lambda f by small d भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी से इन इंटरफेरेंस। अभी हमने बात की, इफ यू आर हैविंग ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a at the screen, we should get a diffraction pattern. Central width is 2 lambda f by a. It is diffraction pattern. Now question comes in our mind. In interference, at the screen, light comes from this source, light comes from this source at the screen, and at the screen we get interference fringes due to superposition of waves. And when we discuss diffraction, we say from various parts of the same wavefront, light is coming at the screen, superimposing, and give me this diffraction pattern. तो एक बात दिमाग में आती है कि जब हम डबल स्लिट लेकर के बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी लाइट और इसकी लाइट जब यहां पहुंचेगी तो क्या हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए? और क्या इन स्लिट्स का खुद का अपना डिफ्रेक्शन पैटर्न भी मिलना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो फिर जब हमने YDAC किया तो वहां इस बात को क्यों जिक्र नहीं किया कि सिंगल स्लिट भी, हर स्लिट भी अपना अपना इंडिविजुअल स्लिट भी अपना अपना डिफ्रेक्शन पैटर्न देगी कि नहीं देगी? वहां तो हम बात ही नहीं की डिफ्रेक्शन की। तो इसकी स्लिट की विड्थ का इफेक्ट क्या आता है वो भी हमें समझना ही चाहिए। इनफैक्ट क्या होता है कि जब हम इस तरह की बात, अब इसकी विड्थ को भी कंसिडर कर रहे हैं और दोनों अलग अलग सोर्स से आने वाली लाइट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं और एक ही स्लिट के अलग अलग हिस्से से आने वाली लाइट को भी कंसिडर कर रहे हैं, और फिर जब हम पैटर्न देखते हैं तो व्हाट वी गेट, एक्चुअल पैटर्न वी गेट लाइक दिस, हियर maxima but having less intensity, decreasing like this on both sides,
it is decreasing like this, then it increases, then again decreases. This kind of pattern at the screen we find. It appears as if interference pattern with varying intensity. And if we envelop it, it appears like this. Its overview will be like a diffraction pattern. ऐसा लग रहा है as if my interference pattern is being modulated by diffraction pattern. और इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर एक एनवेलपिंग हो गई है डिफ्रैक्शन पैटर्न. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न. एंड इन एग्जाम दे आस्क हाउ मेनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. दीज आर द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस inside the central maxima of diffraction pattern. This is my diffraction pattern. Central maxima is having width 2 lambda f by a. It is depending upon a slit width. And here at the screen, this one, it is my beta. It is my beta. Beta is lambda f by small d. Small d is separation between the slits. Now if I want these interference fringes inside it, number will be this width, this one upon this one, 2 lambda f by a upon 2 lambda f by small d. It is 2d by small a. 2d by small a. This number. And it is not depending upon the distance of the screen. So it is how we can calculate number of interference fringes inside our central maxima of double slit diffraction pattern. So it is how it is double slit diffraction pattern. It is central maxima of double slit diffraction pattern. And these are the interference fringes. अब अगर मैं इसको ऐसे समझूं, this is the width of the central maxima of diffraction pattern, double slit diffraction pattern, and it is the interference fringes that we are getting inside that central maxima, and it is the number. And this number is depending upon A. Point here is, if we increase or if we decrease A, this number will increase. एक्चुअल में ये जो हमारी स्लिट्स होती है ना, ये स्लिट, इंडिविजुअल स्लिट, अगर हम इसको और छोटा कर देंगे, नंबर कैसे बढ़ेगा समझाता हूं. जैसे आप ए कम करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप जानते हैं रिलेशन होता है 2 लैम्डा एफ बाई ए. ए कम करेंगे तो हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा है वो स्प्रेड होगा. वो ऐसे हो जाएगा स्क्रीन पे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहां कहीं जाके, और इसके यहां पर फिर ये हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे ऐसे. तो देयर नंबर विल इंक्रीज, और ये जितना स्प्रेडिंग होगा इनकी इंटेंसिटी भी ऐसा लगने लगेगा एज इफ दे ऑल आर हैविंग इक्वल इंटेंसिटी, just like in our pure interference pattern. That means if this A tends to 0, this n number will become infinity. That means my double slit diffraction pattern will appear like pure interference pattern, subject to the condition this slit width A tends to 0. एंड इसीलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं पिन होल लेना चाहिए, कम से कम साइज के 2 स्लिट्स S1 S2 जो हम लेते थे, क्योंकि अगर वो बड़ी ले ली ना तो फिर वो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें वहां दिखने लगेगा स्क्रीन पे, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आने लगेगा, और फिर ये जो हमारी फ्रिंजेस मिलेंगी, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो मिलेंगी, उनका जो इंटेंसिटी है वो मॉडिफाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन पैटर्न. दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ द विड्थ ऑफ दिस स्लिट. We can solve a numerical for it.
to get the total number of interference fringes inside our central maxima. Here given width of each slit and they have given separation between the slit. Number we have just discussed, number is 2d by a. D is given 1 millimeter, A is given 0.1, 2 into 1 millimeter, 0.1 millimeter, A, individual slit width, number is 20. That means inside the central maxima, we will get 20 interference fringes. So this is how we can get this number. तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है. कोई आपसे सिंपल बात कहे, लाइट क्या है? वेव है. लाइट डिफ्रेक्ट होती है क्या? हाँ, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. पर रे ऑप्टिक्स में तो हम कहते हैं कि वो तो सीधा चलती है. हाँ, इसलिए कह देते हैं क्योंकि लैम्डा बहुत ही कम है और हमारे लेंसेज वगैरह की साइज बड़ी है, तो डिफ्रेक्शन इफेक्ट नॉर्मली हमें ट्रबल नहीं करते हैं. लेकिन अगर हमें बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं तो फिर हमें लाइट का इस वेव बिहेवियर को भी समझना पड़ता है और उसको ध्यान में रख के हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह डिसाइड करके ये पता कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट दो ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा. तो कुल मिलाकर के लाइट को हम इस तरह से समझते हैं. पर अभी के डिस्कशन में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कहीं ये मालूम नहीं हुआ कि लाइट हमारी लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है. बस ये मालूम पड़ा कि लाइट वेव है. अब आगे हम एक डिस्कशन करेंगे अबाउट पोलराइजेशन, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि लाइट की जो बिहेवियर है वो ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि हमें उसका एक पोलराइजेशन इफेक्ट मिलेगा. वो हमें कंफर्म करेगा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है. अभी तक तो केवल ये कंफर्मेशन हुआ है कि लाइट हमारी वेव है, और उसी का हमने यहाँ दो एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो उस बात को कंफर्म कर रहे हैं. लेकिन वो ट्रांसवर्स नेचर की है या लॉन्गिट्यूडनल की नेचर की है, इस बारे में हमारे ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है, वो इस बारे में कुछ नहीं करते. क्योंकि हमारे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमिना तो आप जानते हैं, अपने पहले लेक्चर में भी हमने बात की थी, वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी हैं और ट्रांसवर्स वेव